हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्शंस अंडर हेड सैलरी यानी इनकम अंडर हेड सैलरी जो आती है उसमें एग्जाम्शंस कौन कौन सी मिलती हैं आपको। बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलाउंसेस हो गए, परक्यूसिट हो गए, इसके अलावा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है, ग्रेचुटी है, कम्युनिटी पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है। ये सारी चीज़ें, इनमें कौन कौन सी एग्जाम्शंस हैं उस बड़े से चैप्टर में आपको क्लैरिटी से नहीं समझ आ रही होंगी, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो तो इसकी तैयार कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है कि अलाउंसेस के अंदर आपको कौन कौन सी एग्जाम्शंस मिलती हैं। तो ये तीन ही ऐसे अलाउंसेस हैं जिनमें आपको फुली एग्जाम्शन मिलती है, यानी आपको फुल मतलब जिसमें आप बात कर सकते हो कि आपको पूरी की पूरी एग्जाम्शन जिन अलाउंसेस के अंदर मिलेगी कि आपकी सारी अमाउंट ही आपकी टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, वो क्या है? फॉरेन अलाउंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़ पोस्टेड अब्रॉड। यानी अगर किसी गवर्नमेंट ने मतलब फॉरेन अलाउंस प्रोवाइड किया है उस एम्प्लॉय को जिसको उस गवर्नमेंट ने ही अब्रॉड में पोस्टेड किया हो, उस केस में अगर अलाउंस दिया है तो वो फॉरेन अलाउंस भी क्या होगा? फुली एग्जेम्प्टेड। कोई एचआरए अगर आपने जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से रिसीव किया है तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होगा। और अलाउंसेस अगर कोई यूएनओ ने पेड किया है यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया है तो उस केस में भी अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी अमाउंट आपकी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद परक्यूसिट्स की बात करते हैं तो ये आपकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें सबसे पहले आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर अगर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का हुआ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट कर रहा हुआ, यानी उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट ट्रीटमेंट चल रहा हुआ, तो उस केस में सारी की सारी जो परक्यूसिट की वैल्यू है वो फुली एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। इसके अलावा कोई फ्री रिफ्रेशमेंट ऑफिस आवर के बीच में आपको मिल रही हो, एक्सेप्ट फ्री मील्स, मील्स के अलावा ये चीज़ कही गई है। इसके अलावा फ्री मील्स गिवन एट द रिमोट एरिया, कोई गुड्स आपने सोल्ड किए हैं एम्प्लॉयर को टू हिज एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट, मतलब जब कंसेशनल रेट की बात आ जाए तो उस केस में आपका क्या होगा? फुली एग्जेम्प्ट होगा। या फिर अगर आपने किसी परक्यूसिट को अनऑथराइज वे में भी यूज़ किया है तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है उस स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, जो मतलब आपकी एक इंश्योरेंस स्कीम है उसमें स्टाफ ग्रुप आता है, तो उसमें अगर एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन की है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई चेयरमैन या अदर मेंबर है यूपीएससी का, या फिर कोई फ्री राशन रिसीव्ड आपने रिसीव किया है किसी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर से। तो दोस्तों ये जितने भी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें बहुत चीज़ आपको जो ज़रूरी है वो ये है कि गवर्नमेंट का सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फुली एग्जेम्प्ट होंगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि अगर अनऑथराइज हुआ तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, या फिर इंश्योरेंस के साथ आ गया कोई चीज़, या फिर कंसेशनल चीज़ आ गई, या रिमोट एरिया आ गए। समझ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो कौन कौन सी चीज़ें मैं कहने वाला हूँ। यानी ऑफिस आवर के बीच में कोई रिमोट एरिया, कोई कंसेशनल एरिया यानी कंसेशनल रेट हो गया, कोई इंश्योरेंस स्कीम हो गया, कोई यूपीएससी, मतलब ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपको क्लैरिटी कर रही हों कि इसमें आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है, उन केसेस में आपने क्या करना है? परक्यूसिट को फुली एग्जाम्प्ट रखना है। तो दोस्तों परक्यूसिट भी हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कर रहे हो तो उस केस में आपका अंडर सेक्शन 17 की बात करें तो फुली टैक्सेबल माना जाएगा, लेकिन अंडर सेक्शन 10(10)(b) के अंदर ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, लेकिन किन के लिए? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए ही, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आपको मिलेगी एग्जाम्पशन, लेकिन उन पर्पज़ के लिए अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन में हो तो, अदरवाइज नहीं। अब अगर ग्रेचुटी की बात करें तो उसमें आपने डिटेल से तो सैलरी चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, अभी मैंने पीछे ही बात की थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सारा जो होगा वो सारा एग्जाम्प्ट माना जाएगा। अगर आप पोगा के अंदर यानी प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आ रहे हो तो उस केस में तीन चीज़ें दिखी जाएंगी, उसके बाद जो भी कम हुआ उतनी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी जितनी अमाउंट आपकी मिली है उतनी 20 लाख तक, या फिर LOS यानी लेंथ ऑफ सर्विस, जितनी आपने लेंथ मतलब जितनी सर्विस आपको मिली है मल्टीप्लाई बाय 15 डेज सैलरी। तो ये केस आ गया। इसके अलावा अगर आपको मतलब आप पोका के अंदर नहीं आते तो उस केस में आपने ये तीन चीज़ें देखनी हैं। पहली दो तो सेम रहेंगी, इसके अलावा हाफ मंथ सैलरी देखनी है मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड YOS। कंप्लीटेड YOS का मतलब ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे जो आपका मेन चीज़ आ रही है कि
एक्चुअल अमाउंट हो गया, मैक्सिमम आपको 20 लाख तक मिल जाएगी और लेंथ ऑफ सर्विस भी आपको क्लियर हो गया। 15 डेज सैलरी का मतलब है आपने जितना मंथ लेना है ना, एवरेज मंथ आपने 26 से डिवाइड करना है। यानी आपको याद रखना होगा कि आपका मंथ कितने का होता है, 30 का, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो एवरेज मंथ आपने 26 डेज लेना है। तो ये अपने माइंड में रख लेना। इसके अलावा कंप्यूटेड पेंशन है। क्लैरिटी करने के लिए आप मेरी सैलरी वाली वीडियो देख सकते हो, आपको वहाँ पे हो जाएगी क्लैरिटी। कंप्यूटेड पेंशन के लिए यहाँ पे अब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसमें दो चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 ऑफ एंटायर पेंशन होगा एग्जाम्प्ट, और अगर आपको नहीं मिली तो 1/2। तो बहुत ईजी है, इसमें अब आपको कोई और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत। ये आपको बस एक लिस्ट दिखाई जा रही है और समझाई जा रही है कि अगर सैलरी में आपको एग्जाम्पशन पता करनी है कौन सी हैं तो ये रही। तो लीव इनकैशमेंट में अगर आपने देखना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो हमेशा ही एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर अदर केस है तो उसमें 4 चीज़ें देखोगे, 4 चीज़ों का लिस्ट देखोगे। जितनी अमाउंट मिली उतनी, 3 लाख तक, 10 मल्टीप्लाई बाय AMS यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो मैंने बात की थी एवरेज सैलरी, यहाँ पे देखो मंथ एवरेज सैलरी, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे जो मैंने अभी बात की है ना एवरेज मंथ सैलरी, इसमें आपने 26 डेज लेने हैं। यानी डिवाइड आपने 30 से नहीं 26 से करना है। जितने डेज हुए डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। इसके अलावा आपका 4 देखोगे लीव अर्न कितनी थी और एवरेज मंथ सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने रिफंड किया है प्रोविडेंट फंड में से, जैसे कि अगर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई रिफंड लिया है तो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। अगर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें से भी आपको एग्जाम्प्ट माना जाएगा, लेकिन तब तक जब तक आपकी 5 ईयर कंटिन्यू सर्विस है। उसके ज़्यादा हो गई तो आपका रिफंड क्या होगा, टैक्सेबल माना जाएगा। और अगर आप यहाँ तक तो क्लियर कर चुके हो, अगर आपका इसके बाद अदर पेमेंट कोई बच जाती है जैसे कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉई मतलब एम्प्लॉयमेंट से पहले कोई ऐसी अमाउंट ले लेता है एम्प्लॉयर से, तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए वो चीज़ क्या होगी, फुली टैक्सेबल। यानी अगर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप इस केस में हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया अब आपका, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं एग्जाम्पशन लिस्ट आपको दे दी गई है। तो दोस्तों ये था आज के लिए टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।